वेलकम फ्रेंड्स। आज हम करेंगे क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 व्हेन पीपल रेबल 1857। ये जो बहुत तगड़ा रिवोल्ट हुआ था इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द कंपनी फाइट्स बैक। तो हमने देखा कि बहुत तगड़ा रिवेलियन किया था इंडियंस, बहुत, यानी कि ट्रेडर्स क्या, पीजेंट्स क्या, और भी जितने भी नवाब से, राजा से, वो सभी ने मिलकर ये रिवेलियन किया था, सोल्जर्स भी थे। तो अब क्या हुआ था? Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with its all might। तो अब ये पूरी ताकत से कंपनी इस रिवोल्ट को क्या सप्रेस करना चाहती है। It brought a reinforcement from England, passed new laws so that the rebel could be convinced with ease, and then moved into the storm center of the revolt। तो क्या जी, इसके लिए जो इंग्लैंड से उनका रिइंफोर्समेंट आती है और न्यू लॉ पास करते हैं ताकि वो जो रेबेलियंस हैं, विद्रोही हैं, वो उनको कन्विंस किया जा सके। एंड देन मूव्ड, तो फिर उसके बाद जहाँ पे मेन सेंटर थे रिवोल्ट के, रिवोल्ट हो रहा था जहाँ पे, वो जाते हैं। दिल्ली वाज रिकैप्चर, तो दिल्ली को दोबारा रिकैप्चर कर लिया जाता है रिबेलियन से 1857, सितंबर 1857 में। जो लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, उनको भी कोर्ट में उनके ऊपर उनको भी वाज ट्राइड इन कोर्ट, और उनको होता क्या है जी, उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। उनको और उनकी वाइफ बेगम जिन्नत महल को इनको प्रिजन में रंगून में भेज दिया जाता है अक्टूबर 1858 को। बहादुर शाह जफ़र रंगून की जेल में नवंबर 1862 में उनकी डेथ हो जाती है। इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है बहादुर शाह जफ़र के बारे में। बहादुर शाह जफ़र 1862 में डेथ होती है। कहाँ पे होती है? रंगून में होती है। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये बहादुर शाह जफ़र? क्योंकि ये लास्ट मुगल एम्परर हैं। तो इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था दिल्ली को, और इसका मतलब डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन, तो इसका मतलब ये नहीं था कि जितने भी रिबेलियन तो वो सभी एक ही बार में मर गए थे। पीपल फिर भी दोबारा से क्या जी, बैटल उनके बीच, लोगों के बीच और ब्रिटिशर के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी। ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर अ 2 ईयर, तो ब्रिटिशर्स को 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी इस इतने बड़े रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए। लखनऊ को भी कब्जे में ले लिया गया था मार्च 1858 में। लक्ष्मीबाई को भी, रानी लक्ष्मीबाई को भी इन्होंने हरा दिया था, और उनको भी 1858 में, जून 1858 में उनको मार दिया गया था। सिमिलर फेट जो रानी अवंती बाई हैं, उनको तो पहले तो विक्ट्रीज मतलब बहुत जीत जाती है, जो भी इसके ब्रिटिशर के साथ लड़ाइयाँ होती हैं, और जब उसको ऑल साइड से, सभी साइड से ब्रिटिशर घेर लेती हैं, तो वो अपने आप को मारना ज़्यादा अच्छा समझती है, यानी कि मर जाती है, वो भी मर जाती है। तातिया टोपे हैं, वो भी जंगल में, घने जंगल में भाग जाते हैं सेंट्रल एशिया के, और वो गोरिल्ला वॉर करते हैं बहुत से ट्राइबल और पीजेंट लीडर्स की सपोर्ट में। उनको भी, तातिया टोपे को भी कैप्चर कर लिया जाता है, उनके ऊपर भी मुकदमा चलता है, और उनको अप्रैल 1859 में मार दिया जाता है। तो ये विक्ट्रीज है अगेंस्ट, ये जो जस्ट अ विक्टोरियस अगेंस्ट द ब्रिटिश हैज अर्लियर इनकरेज्ड ए रिबेलियन। तो शुरू में जब उनको जीत हो रही थी, तो तब तो ये जो रिबेलियन है इनको भी इनकरेजमेंट मिल रही थी, मोटिवेशन मिल रही थी। मगर जब जब इनकी हार होती गई तो ये इनका इनकरेज भी कम होता गया। ठीक है, जो ब्रिटिशर हैं वो ट्राई कर रहे हैं दोबारा से लोगों की विश्वास बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो अनाउंस करते हैं, रिवॉर्ड अनाउंस करते हैं कि जो लॉयल होंगे, जो लैंडलॉर्ड उनके प्रति लॉयल होंगे, उनके लिए वो एक ऐसा प्रावधान करेंगे जो जिनके ऊपर वो पहले उनके राइट से लैंड के ऊपर वो उनको दोबारा दे दिए जाएंगे। और जो रेबल करेंगे उनको ये भी बोल दिया गया कि इफ़ दे सबमिटेड, अगर वो सबमिटेड करेंगे ब्रिटिशर को, तो उनको इफ़ दे हैड नॉट, तो उनको तभी सबमिटेड किया जाएगा अगर वो किसी भी वाइट को नहीं मारेंगे, यानी कि अंग्रेज़ को नहीं मारेंगे। तो ये 14, फिगर नंबर 14 आप देख सकते हो, ये ब्रिटिश ट्रूप्स हैं, ब्लो अप अ कश्मीरी गेट टू एंटर दिल्ली। तो ये ब्रिटिश ट्रूप्स हैं, ये कश्मीरी गेट
जो ब्रिटिश ट्रूप हैं ब्लो अप कश्मीरी गेट अपलोड कर रहे हैं दिल्ली में एंटर करने के लिए। ओके, आगे ये क्या है, दे वुड रिमेन सेफ, तो वो बोलते हैं ब्रिटिशर उन लैंडलॉर्ड्स को कि आप सेफ रहोगे और आपको राइट दे दिए जाएंगे, जो भी आपको लैंड है वो उसके लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ द सिपाही रेबल्स एंड नवाब राजास वर ट्राइड एंड हैंग, मगर फिर भी बहुत से जो राजा हैं, सिपाही हैं, नवाब हैं, रेबल हैं, उनको उनके ऊपर मुकदमा चलता है और उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। आफ्टर मैथ यानी कि आफ्टर मैथ 1857 के इतने तकड़े विद्रोह के बाद होता क्या है, द ब्रिटिश हैज़ रीगेन्ड अ कंट्रोल, तो अब उन्होंने दोबारा कंट्रोल स्थापित कर लिया था 1859 तक पूरे इंडिया के ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद अ सेम पॉलिसीज एंड मोर, तो अब उन्होंने दोबारा तो कर लिया था भाई, सारा उन्होंने रिकैप्चर कर लिया था, मगर उन्होंने पॉलिसीज चेंज कर दी थी, पहले वाले लॉ नहीं थे। गिवन बिलो, ये अब नीचे आप देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो ब्रिटिशर लेके आए थे, जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया था 1858 में एंड ट्रांसफर द पावर, तो जिसमें उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर है उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर दे दी गई, जो क्वीन है उसको दे दी गई। ओके, उसको सौंप दी गई। ओके, और ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट है इंडियन अफेयर के, वो सारे ब्रिटिश क्राउन देखेगी। मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट में अब जो सेक्रेटरी हैं वो स्टेट ऑफ इंडिया के होते थे और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर, जितने भी इंडिया के गवर्नर्स के उनके लिए एक सेक्रेटरी रखा गया और उनको एक काउंसिल भी दी गई जिसमें वो उसको एडवाइस दी जाएगी और उस काउंसिल को क्या बोला जाता था, इंडियन काउंसलर। जो गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के, उनको टाइटल क्या दिया जाता था, वाइस रॉय। क्या टाइटल दिया जाता था, वाइस रॉय, जो गवर्नर जनरल होते थे इंडिया के। जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते थे किसके, क्राउन के, यानी कि हमने बात की थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गई थी, तो अब ये गवर्नर जनरल हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव होते थे क्राउन के। तो इन्हीं के थ्रू जो मेजर्स हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करती थी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होती थी, ये अब वाइसरॉय जो जनरल गवर्नर जनरल ही रिस्पॉन्सिबल होती थी इंडिया में रूल करने के लिए। तो सेकेंड क्या आया था चेंज, तो ऑल इंडिया चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी अनेक्स्ड इन फ्यूचर, तो ये लॉ लेके आए थे कि जो कंट्री में जो नवाब्स हैं, राजाज हैं, उनके जो भी उनके अंडर लैंड है उनको दोबारा से अनेक्स नहीं किया जाएगा, आने वाले समय में कब्जा नहीं किया जाएगा। तो उनको अपने किंगडम में जो भी उनके एयर्स हैं, जिसमें अडॉप्टर सन हैं, उनको वो पास कर सकते हैं, यानी कि वो वही राजा रहेंगे। तो दे आर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज अ सोवरेन पैरामाउंट, मगर उनको अपने से बड़ा ये ब्रिटिश क्वीन को समझना पड़ेगा। तो द इंडियन रूल वर टू होल्ड देयर किंगडम, तो इसीलिए जो इंडियन रूलर्स हैं वो दोबारा से किंगडम में होल्ड कर रहे थे और किसके अंडर कर रहे थे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर। तो थर्ड क्या चेंजेस था, तो इट वाज डिसाइडेड दैट द प्रपोर्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड, तो ये भी डिसाइड किया गया कि जो इंडियन आर्मी है उसको रिड्यूस किया जाएगा और रिड्यूस यानी कि कम किया जाएगा, और यूरोपियन सोल्जर भी वो इनक्रीज़ किए जाएंगे। और ये डिसाइड किया गया इसमें जो सोल्जर जो भी भर्ती किए जाएंगे वो अवध, बिहार, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में किए जाएंगे और ये किए जाएंगे, और ये ज़्यादातर किन में से किए जाएंगे, जो गोरखाज हैं, सिख हैं, पठान्स हैं, इनमें से ये इनकी भर्ती होगी आर्मी में। द लैंड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम वाज कॉन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद अ सस्पिशियस एंड हॉस्पिटैलिटी, तो क्या जी जो मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी थी उनको सस्पिशियस और हॉस्पिटैलिटी के साथ उनको ट्रीट किया जा रहा था। ब्रिटिश बिलीव करते थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिबेलियन
रिबेलियन इन अ बिग वे, क्योंकि वो ऐसा समझते थे कि जो ये मुस्लिम्स हैं ये रिबेलियन फैलाने में बहुत बड़ा उनका हाथ है। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन, तो उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि जो रिलीजन होंगे, स्पेशल प्रैक्टिसेस होंगे इंडिया के, उनको भी ये रिस्पेक्ट देंगे। अब और पॉलिसीज़ क्या थी? पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड, तो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी जिसमें वो लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट करेंगे, जिम्मेदार की प्रोटेक्शन होगी और उनको सिक्योरिटी के कुछ राइट्स दिए जाएंगे लैंड के ऊपर। तो ये जो फेज़ है हिस्ट्री का, थस द न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगिन आफ्टर, तो न्यू फेज ही सामने आ गया था 1857 के बाद, ठीक है, ये रिवॉल्ट के कारण ही हुआ है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट मैप है ये, जिसमें ये रिवॉल्ट के नॉर्थ इंडिया में जो सेंटर है वो बताए गए हैं, जिनमें से देख सकते हो ये जो रेड कलर का मार्क है, ये देखो मेन सेंटर थे जहाँ पे ये रिवॉल्ट हुआ था, और ये जिसमें है मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, बरेली, फैज़ाबाद, ये सभी इम्पॉर्टेंट सेंटर थे जहाँ पे ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। ओके, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक केस स्टडी है खुर्दा अपराइजिंग की। ये 1817 में हुआ था, जैसे कि बड़े पैमाने पे हुआ था ना 1857 में, नॉर्थ वाले पार्ट में इतना बड़ा रिबेलियन हुआ था। तो ये उड़ीसा का एक प्लेस था, उड़ीसा की जगह है खुर्दा नाम का, ठीक है। 1817 में ये एक बहुत तकड़े लेवल पे ये भी एक रिबेलियन शुरू हुआ था, जिसमें क्या जी इन्होंने भी ब्रिटिशर के अगेंस्ट ही शुरू किया था, ठीक है। वो अपनी जो लॉस्ट टेरिटरी हैं उनको उनके राइट के कारण जो मतलब जो उसके लिए ये लड़ाई करती हैं। खुर्दा अपराइजिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनके जो मेन लीडर थे ना, ये थे बख्शी जगबंधु, ये जो लीडिंग थे, ये लीडर थे, इनके अंडर ही ये शुरू हुआ था अप्रैल 1817 में। बख्शी जगबंधु इनके लीडर थे, जो 5 to 10,000 पेकाज थे, जो कंथ के थे। ये इन्होंने मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरी में, ठीक है, तो ये डिक्लेयर कर दिया द हेजिटेंट किंग मकुंदा देव सेकंड वाज देयर रूलर। तो उन्होंने ये कर दिया कि जो मकुंदा देव हैं वो उनके रूलर हैं, यानी कि वो ब्रिटिशर को नहीं मानते। तो ये भी बहुत तकड़े का लेवल का हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। ये फर्स्ट, ये देखो सम अप में हम देख लेते हैं, इट वाज द फर्स्ट सच पॉपुलर एंटी ब्रिटिश आर्म्ड अपराइजिंग इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में ये एंटी ब्रिटिश ये एक मूवमेंट थी 1817 में, जो के फार रीचिंग इफेक्ट, जो के फ्यूचर में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे कंट्री में, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था इसने भी। टू मेयरली कॉल इट अ पाइक रिबेलियन, तो इसको पाइक रिबेलियन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप पाइका रिबेलियन या खुर्दा रिबेलियन के नाम से ये जाना जाता है, ओके। तो ये भी एल्सवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। फॉर अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, जब हमारे इंडिया में 1857 का रिवोल्ट हो रहा था हमारे इंडिया में, तो मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग वाज रेगिंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ चाइना। तो चाइना के सदर्न पार्ट में भी ऐसा ही रिवोल्ट चल रहा था। तो ये 1850 में शुरू हुआ था एंड इसको सप्रेस कर दिया गया था 1860 तक। थाउजेंड ऑफ द लेबरिंग, बहुत यानी कि हज़ारों ही मजदूर पीपल, गरीब लोग वो खिलाफ हो जाते हैं कि लेड बाय होंग जियोकान टू फाइट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। किसके लिए वो लड़ते हैं? वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हेवनली किंगडम ऑफ द ग्रेट पीस, यानी कि किसकी स्थापना करने चाहते हैं? वो हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस, जिसको वो तैपिंग रिबेलियन भी बोला जाता है। होंग जियोकान वाज अ कन्वर्ट टू अ क्रिश्चियनिटी, तो वो क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं और अगेंस्ट हो जाते हैं जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं चाइना की, जैसे कि कॉन्फिस्केशन एंड अ बुद्धिज्म। द रेबल्स ऑफ द टेपिंग वांटेड टू एस्टेब्लिश अ किंगडम, तो जो रेबल्स हैं, विद्रोही हैं, वो क्या करना चाहते हैं? वो किंगडम स्थापित करना चाहते हैं, किंगडम वेयर अ फॉर्म ऑफ अ क्रिश्चियनिटी वाला प्रैक्टिस, जहाँ पे क्रिश्चियनिटी
की प्रैक्टिस होगी, जहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, जहाँ पे किसी में भी कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, किसी के साथ भी सोशल क्लासेस में कोई किसी के साथ डिफरेंस नहीं किया जाएगा, मैन एंड वुमेन में डिफरेंस नहीं किया जाएगा। ओपीएम भी यानी कि जितने भी तंबाकू, ओपीएम, अल्कोहल एक्टिविटीज़ हैं, गैम्बलिंग है, इनसे दूर रहा जाएगा और ये सब मना होगी। इस तरह का वो एक किंगडम स्थापित करना चाहते थे। ब्रिटिश एंड द फ्रेंच आर्म्ड फोर्स ऑपरेटिंग इन चाइना हेल्प्ड द एम्परर ऑफ द क्विंग डायनेस्टी टू पुट डाउन द टेपिंग रिबेलियन। ये टेपिंग रिबेलियन बहुत बड़ा था, इसीलिए ये जो फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी ने एम्परर क्विंग डायनेस्टी को सपोर्ट की थी इस रिबेलियन को दबाने के लिए। तो ये जो हमारा चैप्टर है, ये आज हमारा सारा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।